हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है अमित अंशुल सिंह कुशवाहा। तो हम जैसे थे पार्ट 3 पर हेलो एल्किन्स एंड हेलो एलिन्स। आज हम पढ़ेंगे SN2 एंड SN1 मैकेनिज्म जो बोर्ड के बेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंड तक आपको ये SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखते रहिएगा वीडियो को एंड तक। तो लेट्स गो टू वीडियो। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम अपनी इसी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है SN2 एंड SN1 मैकेनिज्म। लेकिन उससे पहले हम रिएक्ट कर देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। सबसे पहले क्लासीफाई कर लेते हैं कि कितनी टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। SN1 SN2 उसका एक टाइप है, लेकिन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन भी 3 टाइप की है। फर्स्ट होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। और थर्ड है रिएक्शन विद मेटल्स। तो फ्रेंड्स, आज हमें जिस बारे में बात करना है सबसे पहले तो उसी के बारे में पूरी वीडियो पे अपन डिस्कस करेंगे जो है SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्या है ये SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जिस तरह से न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब एक नेगेटिव होता है न्यूक्लियोफाइल जो दूसरों पे अटैक करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो हेलो एल्केन पे अटैक करता है और उसके पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है ऑन कार्बन एटम बॉन्डेड टू हेलोजन। तो देख लेते हैं रिएक्शन किस प्रकार से होती है। ये NO माइनस ये न्यूक्लियोफाइल ये जो अटैक करता है अपने कार्बन हेलोजन बॉन्ड पे, किसके ऊपर क्या प्लस होता है, इसके ऊपर क्या माइनस होता है, इसके ऊपर पार्शियल माइनस, इसके ऊपर पार्शियल प्लस होता है। तो अपनी रिएक्शन होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये लिविंग ग्रुप कहलाएगा, ये बाहर निकलेगा, ये उसके ऊपर अटैक करेगा तो ये जो है अपना हेलोजन एटम लिविंग ग्रुप कहलाएगा, ये बाहर हो जाएगा। तो अपनी जो रिएक्शन होगी वो होगी ये न्यूक्लियोफाइल प्लस X माइनस। ये होता है अपना मेन मैकेनिज्म जिसके थ्रू अपन न्यूक्लियोफाइल को अटैच कर देंगे और हेलोजन बाहर हो जाएगा। इसी के दो टाइप आते हैं, SN1 SN2 मैकेनिज्म, जिसको अपन लेटर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स इसमें अपन ये देखते हैं, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो अपने दो ग्रुप्स होते हैं साइनाइड और न्यूट्रल्स, वो दो ग्रुप होते हैं कौन से। एक होता है RCN और एक होता है RNC। तो इधर RCN इधर RNC, ऐसा क्यों। सो फ्रेंड्स, जो ये साइनाइड और न्यूट्रल्स होते हैं उन दोनों के पास, ये दोनों के पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होते हैं, मतलब ये दो साइड से अटैक कर सकते हैं। तो इनको अपन बोलते हैं एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। जैसा अपन ने एम्बीडेंट उधर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एम्बीडेंट लिगेंड पढ़ा था जो दो साइड से डोनेट कर सकता था लो लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को, उसी प्रकार से ये अपना है एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, दो साइड से अटैक कर सकता है। अब जो साइनाइड होता है उसके दो रेजोनेंसी स्ट्रक्चर होते हैं। पहला तो होता है ये माइनस है, ये C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड। अब इसके पास इधर ये आ गया और ये अपना माइनस हो गया। अब ये दो साइड से लिंकेज कर सकता है, या तो C से भी ये R से जुड़ सकता है या N से भी R से जुड़ सकता है। ठीक है, अब वो किस प्रकार से जुड़ेगा वो अपन देखते हैं। और अपना एक होता है आइसोसाइनाइड जिसमें NC होता है, जिसमें N से जुड़ता है, सिर्फ N से जुड़ता है, C से नहीं जुड़ता। तो ऐसा क्यों होता है, तो देख लेते हैं। अपन जब भी जो एलो एल्केन उसको KCN से रिएक्ट करवाते हैं तो अल्काइल साइनाइड देखने मिलता है, मतलब ये वाला देखने मिलता है। और जब भी अपन उसको AgCN से रिएक्ट करवाते हैं तो आइसोसाइनाइड, ये आपकी NCERT बुक का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइसोसाइनाइड देखने मिलता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अपन को पता है कि जो अपना KCN है वो पूरा का पूरा आयोनिक है, ये पॉजिटिव एंड CN माइनस प्लस CN माइनस, इसका डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं अपन, होगा ही डिकम्पोजिशन। तो इसका डिकम्पोजिशन है। तो वैसे तो बोथ कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही इस पोजीशन में होते हैं कि वो डोनेट कर दें, लेकिन जो अपना जो अटैक होता है वो सिर्फ और सिर्फ C साइड से ही होता है, क्योंकि जो अपना C होता है वो मोस्ट स्टेबल बॉन्ड होता है। CC बॉन्ड वो स्टेबल होता है CN बॉन्ड से। इस वजह से जब KCN को अपन R से रिएक्ट करवाएंगे तो RCN बनता है, मतलब अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है, अल्काइल साइनाइड बनता है, अल्काइल आइसोसाइनाइड नहीं बनता, NC नहीं बनता है, CN बनता है, क्योंकि जो CC बॉन्ड होता है वो मोर स्टेबल होता है CN बॉन्ड से। इसलिए अपना जो आंसर होता है वो होता है RCN।
न कि RNC, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि RNC ये क्या जुड़ता है, ये कैसे जुड़ता है, मतलब आइसोसाइनेट कैसे होता है। क्योंकि AgCN जो होता है वो अपना कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों शेयर करते हैं आपस में। तो इस वजह से जो नाइट्रोजन होता है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इसलिए जो अपना नाइट्रोजन होता है वो जुड़ता है, ये जुड़ता है नाइट्रोजन, क्योंकि इसके पास लोन पेयर से इसके पास नो लोन पेयर, इसलिए अपना जुड़ता कौन है, अपना जुड़ता है N। तो इसको बोलते हैं अपन आइसोसाइनाइड। तो अब आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि ये आइसोसाइनाइड और साइनाइड क्यों जुड़ता है। इसका मेन रीज़न ना यही था, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम अपने मेन इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं, जो है अपना SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। ये SN1 SN2 मैकेनिज्म है क्या। तो सबसे पहले तो ये SN1 ये SN2 मैकेनिज्म है क्या। SN सबसे पहले तो SN2 करते हैं, SN2, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसका फुल फॉर्म होगा अपना सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। और पहली बात बायोमोलिकुलर कैसे होगा, या दो क्यों इधर लिखा हुआ है, ये आपको मैं उसके मैकेनिज्म के थ्रू ही बताऊंगा। तो इधर आता है अपना बायोमोलिकुलर, ठीक है, ये होता है अपना बायोमोलिकुलर। तो एज एग्जांपल एक ले लेते हैं कि अगर मान लो OH माइनस अपना क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। जब अपन उसको रिएक्ट करते हैं अपने CH और अपने इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट क्या बनता है, अब ये जाके इस पर अटैक कर रहा है, तो इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, ये कार्बन एक ही कार्बन पे अटैक करेगा, तो ऐसा बनेगा। ये कार्बन पे अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अपना कार्बन पे अटैक कर रहा है, और इस अब जो ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है ना, ये जो बॉन्ड है ये वीक होने लगता है। ये जो है बॉन्ड है ये वीक पड़ने लगता है अपना, है ना। ये जो बॉन्ड है अपना ये वीक पड़ने लगता है, तो ये जो बॉन्ड है ये टूट जाता है, और ये अपना एज ए लिविंग ग्रुप कहलाता है। लिविंग ग्रुप, ये अपना एज ए लिविंग ग्रुप कहलाता है। ये अपना एज ए लिविंग ग्रुप कहलाता है। इसका मेन पॉइंट यही है कि ये अपना एज ए लिविंग ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। ये तो लिविंग ग्रुप कहलाता है। और फिर आगे की रिएक्शन क्या होती है, ये अपना OH अटैच हो जाता है, CHOH प्लस Cl माइनस। अब क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है तो अपना हेलोजन लिविंग ग्रुप बन गया है, इसलिए ये बना अपना Cl माइनस। ये है अपनी SN2 मैकेनिज्म के हिसाब से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है अपना SN2 मैकेनिज्म। अब इसमें एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि OH जिस साइड से अटैक कर रहा है उसी साइड से Cl लीव कर रहा है ना। OH इधर से अटैक कर रहा है, Cl भी इस साइड से लीव कर रहा है, तो इसको अपन इधर बोलते हैं। इसलिए आपने लिखा हुआ एनसीईआरटी बुक में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ये इन्वर्जन आगे आने वाला है ऑप्टिकल एक्टिविटी में। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन लिखा है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ये वर्ड लिखा होगा, देखा होगा आपने। तो ये किस लिए आया, क्योंकि जो इन्वर्जन मतलब होता है कि न्यूक्लियोफाइल भी सेम साइड से अटैक करता है और जो अपना लिविंग ग्रुप है वो भी सेम साइड से निकल रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं कि वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन है। तो अपन जो हम लोग है ना SN2 मैकेनिज्म में, इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन बोलेंगे। अगर आता है क्वेश्चन कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन क्यों बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म को, तो ये लिखा जा सकता है कि जो OH है वो सेम साइड से अटैक कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल, और जो Cl एज ए लिविंग ग्रुप सेम साइड से ही निकल रहा है, दोनों सेम साइड से निकल रहे हैं, तो उसको अपन बोलते हैं इन्वर्जन। उसको अपन बोलेंगे इन्वर्जन हमेशा, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि प्राइमरी हेलाइड, सेकेंडरी हेलाइड और टर्शियरी हेलाइड किस रूप में रिएक्टिविटी में लिखी जा सकती है SN2 मैकेनिज्म के हिसाब से। तो SN2 मैकेनिज्म ये चाहता है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक आराम से हो जाए, है ना। SN2 मैकेनिज्म क्या बोलता है कि न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक करेगा तभी लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो अगर प्राइमरी हेलाइड की बात हम लोग करें तो ये CH3Cl होता है, ये CH3Cl, CHCl, ये CH3Cl, 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 Cl। अब आप देख रहे होंगे कि इधर H कितना है, H कितना है, H कितना है, इधर भी H कितना है। अब इन तीनों में से आप ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इनमें से सबसे बेस्ट SN2 मैकेनिज्म कौन शो करेगा। सिंपल सी बात है, प्राइमरी शो करेगा, क्योंकि प्राइमरी के पास स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत कम है, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को, मतलब बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं लगे। तो अगर देखा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई आदमी खड़ा हुआ है, कोई एक पर्सन खड़ा हो, उसके पास बहुत सारी भीड़ है। मान लो कोई सेलिब्रिटी है, उसके पास बहुत सारी भीड़ खड़ी हुई है, बहुत, कि आप उस सेलिब्रिटी को ही नहीं देख पा रहे, तो आपके सेलिब्रिटी तक पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे ना। ठीक उसी प्रकार से जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा इसके ऊपर, अपने इसके ऊपर CH3 के ऊपर, क्योंकि फिर उसके बाद Cl, इनका बॉन्ड जो है ब्रेक होगा और वो निकलेगा। तो जो
अगर ज़्यादा बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स हुए तो वो उस तक पहुँच नहीं पाएगा। इसलिए अगर मान लो एक आदमी खड़ा हुआ, उसके पास 1-2% खड़े हुए हैं, तो अपन आराम से जाके उस तक पहुँच सकते हैं। लेकिन वही बात अगर अपन इनके साथ करेंगे तो प्राइमरी ही सबसे ज़्यादा SN2 मैकेनिज्म शो करेगा, ठीक है ना। SN2 मैकेनिज्म प्राइमरी सबसे ज़्यादा शो करेगा, सबसे ज़्यादा SN2, फिर उसके बाद अपना प्राइमरी हेलाइट, सेकेंडरी हेलाइट शो करेगा, देन टर्शरी हेलाइट। तो आपको आई होप दैट अब इसका आपको रीज़न समझ में आ गया होगा कि क्यों अपन SN2 मैकेनिज्म सबसे ज़्यादा प्राइमरी हेलाइट ही क्यों शो करता है, ऐसा क्यों कहते हैं अपन, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आपका, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, जो है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, इट मीन्स SN1। अभी हम SN2 करके आए हैं, अभी SN1 है। अगर कोई वीडियो बाद में देख रहा है तो आप पहले बोलता हूँ मैं कि आप SN1 देखिए, क्योंकि उसके बेसिक से आपको SN2 समझ में आने वाली है, या SN1 समझ में आएगी। चलिए, तो SN1 क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। उधर बायोमॉलिक्यूलर था, इट मीन्स उधर अपने जो रिएक्शन थी वो अपने बोथ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड थी, है ना। अपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा हुआ है। तो बायोमॉलिक्यूलर तब बोलते हैं जब जो अपनी रिएक्शन है वो दोनों रिएक्टेंट्स पे डिपेंड हो रही है। OH- पे भी डिपेंड है और अपना जो अपन यूज़ करें एल्किल है उस पर भी डिपेंड है। अब इधर यूनिमॉलिक्यूलर आया, क्यों आया देखते हैं। अब SN1 मैकेनिज्म पोलर फ्लोटिक सॉल्वेंट्स में होता है। पोलर फ्लोटिक सॉल्वेंट मतलब अल्कोहल, एसिटिक एसिड, वाटर, क्योंकि इनके अंदर H+ आयन होते हैं, है ना। अब अपन एक एग्जांपल के तौर पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझने से सबसे पहले अपन लेते हैं CH3CH3CBr, और न्यूक्लियोफाइल तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो अपना इधर बनेगा CH3COH प्लस Br-, और ये 2 स्टेप में अगर होगी। पहली स्टेप तो होगी कि जब CBr बॉन्ड क्लीवेज में जाएगा, मतलब CBr बॉन्ड टूटेगा। और दूसरी बात, अब इसी स्टेप को अपन अंदर से समझते हैं कि कैसे ये टूटा, कैसे बना, ठीक है। चलिए समझते हैं। अब ये जो CH3 का बॉन्ड है, CH3CBr, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करते जो बॉन्ड है ये अब धीरे धीरे टूटेगा, है ना, धीरे धीरे टूटेगा। पहली बात, ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी है, ये स्टेप 1 है, और ये स्टेप सबसे स्लोएस्ट है, इसलिए इसको अपन यूज करते हैं। ये स्टेप सबसे स्लोएस्ट है, इसलिए ये अपनी पूरी रेट डिटरमाइन करेगी। अपन ने केमिकल काइनेटिक्स पे पढ़ रखा है कि जो स्टेप स्लोएस्ट होती है वो अपनी रेट डिटरमाइन करती है, क्योंकि अगर बहुत सारी स्टेप होगी तो अपन ये पता नहीं कर पाएंगे उसमें से। अगर 1-2 स्टेप होगी तो पता कर पाएंगे। तो अपनी जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होती है वो पता करती है कि रेट किस पे डिटरमाइन होगी, तो अपनी जो रेट होगी इसी पे डिटरमाइन होगी। तो CH3, ये कार्बन है बीच में, CH3 और अपना इधर बना कार्बोकेटायन। अब अपन सबको पता है, हमें सबको पता है कि कौन सा कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल होता है, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी। प्राइमरी नहीं होता है स्टेबल, सेकेंडरी नहीं होता है, टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए टर्शरी कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए सबसे अच्छी SN1 रिएक्शन कौन शो करेगा? राइट आंसर इज टर्शरी, ठीक है। अब अपन इस जो अपना कार्बोकेटायन बना है इसी को रिएक्ट करते हैं। कार्बोकेटायन जो बना है इसी को अपन रिएक्ट करते हैं अब OH- से। कर दिया रिएक्ट, तो अपने जब क्या प्रोडक्ट क्या बना, ये बना। ये मैंने बोला था ना अपन अंदर से जाएंगे होते हुए किस तरीके से बना। ये बना अपना CH3OH है ना, ये अपना फाइनल बन गया। अब पहली स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो CBr का बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो प्रोटॉन था, है ना। सिंस ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है स्लोएस्ट स्टेप पर डिपेंड होती है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड होगी हाइड्रोक्साइड आयन पर नहीं, यानी कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड पर। जितनी ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटायन उतना ही ज़्यादा आराम से जो अपना एल्किल हैलाइड है वो SN1 मैकेनिज्म शो करेगा, ठीक है। अब SN1 मैकेनिज्म शो कौन करेगा? SN1 मैकेनिज्म टर्शरी हैलाइड ही शो करेंगे, क्योंकि थर्ड कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। थर्ड कार्बोकेटायन का सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो अपना SN1 मैकेनिज्म शो करेगा। प्राइमरी हैलाइड कौन सा मैकेनिज्म शो करेगा? सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सा मैकेनिज्म शो करेगा? SN2। क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास में स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब उसके पास में हिंड्रेंस सबसे कम होती है, मतलब उसके पास में बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स होती ही नहीं प्राइमरी, तो न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर देगा। मैंने एग्जांपल नहीं बताया था, उसके हिसाब से
अपना जो बल्कि सब्स्टिट्यूट है वो सबसे ज़्यादा किसमें होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं अपने टर्शरी में, तो वो SN2 मैग्नीशियम सबसे लेस वन शो करेगा अपना टर्शरी। और सबसे अच्छी SN1 रिएक्शन कौन करेगा, टर्शरी, क्योंकि थर्ड कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल। आई हैव रिपीटेड मैनी टाइम्स, सो नाउ इट्स टाइम टू गेट एट द एंड। और हम आ चुके हैं एंड पर, क्योंकि हमने SN1 SN2 मैग्नीशियम दोनों समझ लिए हैं। ठीक है, हमारी वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं खींचना चाहूँगा, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग दिन भर स्टडीज़ में बिजी रहते हैं, इसलिए हमारी जो वीडियो थी वो अब यहीं पे हम एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, बिकॉज आपका एक लाइक हमें बहुत, मतलब बोलते हैं ना, हिम्मत देता है कि हम आपके लिए आगे और अच्छा करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अच्छी लगी हो तो लाइक और वो सब्सक्राइब का बटन तो दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।